लोग कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। अपने पिछले व्याख्यान में हमने अध्ययन किया था कि गंगा नदी किस प्रकार से अलकनंदा नदी जो कि वहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रयाग होते हैं उनके बारे में भी चर्चा की थी। और प्रयाग के बाद हम देख सकते हैं कि यह जो इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मिलती हैं। तो वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि बहुत ही प्रमुख तीर्थ माना जाता है। आज के व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे कि जो नदी होती है उसमें कौन कौन सी ऐसी नदियां होती हैं जो इसको पोषित करती हैं। गंगा नदी बेसिन या अपवाह तंत्र में वह वह जो सब नदियां शामिल होती हैं जो कि इसको पोषित करती है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो नदियां होती हैं, ये 4 ऑप्शन दे देंगे और नदियों के नाम दे देंगे। इनमें से कोई एक नदी ऐसी होगी जहां पर जो कि इसमें शामिल नहीं होती इसके प्रवाह तंत्र में, तो वहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको सभी पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है और समझने का प्रयास करना है कि कौन कौन सी नदी इसमें शामिल होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे संतोपत ग्लेशियर की। संतोपत ग्लेशियर हिमालय में मौजूद है और यहीं से क्या होता है कि जो हमारी गंगा नदी है यहाँ का उद्गम होता है। तो उद्गम होते ही इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर अलकनंदा कहा जाता है। अलकनंदा गंगा कब बनती है, जब यह इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में आ जाती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अलकनंदा नदी को कौन कौन सी नदियां यहाँ पर पोषित कर रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब यहाँ पर देव प्रयाग बनाती है तो इसके नीचे हम देख सकते हैं कि रामगंगा नदी, एक छोटी सी नदी आपको दिखाई दे रही होगी। रामगंगा नदी इसके प्रवाह तंत्र में शामिल होती है, जो कि अलकनंदा अभी इसको नाम से जाना जा रहा है। हम देख सकते हैं कि यहीं से गोमती नदी निकलती है। गोमती के बाद घाघरा नदी इसी में शामिल होती है और हमें आ गए यहाँ पर प्रयागराज में। अब थोड़ा यहाँ पर देखते हैं कि गंगोत्री से जो यमुना नदी निकल रही है, तो यमुना नदी का जो प्रवाह तंत्र है यहाँ पर प्रयागराज में जो यहाँ पर मिल रही है, किससे, गंगा से, जो कि अभी तक अलकनंदा नाम से जानी जाती थी। तो हम देख सकते हैं कि यमुना नदी 1310 किलोमीटर की होती है और 1310 किलोमीटर की यात्रा करके कहाँ पर मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सिंध नदी है, सिंध नदी भी कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर यूपी में जाकर चरकपुर स्थान पर कहाँ से मिल रही है, यमुना नदी से मिल रही है। चंबल नदी भी यहाँ से इसमें शामिल होती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। गंगा नदी की जो लंबाई है, लॉन्थ है, तो हम देख सकते हैं 2525 किलोमीटर है, वो आपको याद रखना है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है, वह भी क्या होती है, यमुना में शामिल हो जाती है। कैन नदी, यह भी मध्य प्रदेश की नदी है, जो जा रही है कहाँ पर, यह इसमें शामिल हो जाती है यमुना में, जो कि आगे चलकर प्रयागराज में अलकनंदा में शामिल होती है और यहाँ से इसको गंगा नाम से जाना जाता है। टॉन्स नदी मध्य प्रदेश की नदी है, सोन नदी भी मध्य प्रदेश की नदी है। तो यह सब सारी नदियां यहाँ पर कवर कर ली। इतनी सारी नदियां होती हैं जो कि कहाँ पर मिल रही हैं, अलकनंदा में मिल रही हैं, लेकिन प्रयागराज के बाद इसको गंगा नाम से ही जाना जाता है। अब जो हमारी गंगा नदी है यहाँ से बह रही है। अब हम बात करेंगे इसके आगे जाकर, तो यह जो गंडक नदी है, गंडक नदी आपको याद होगा, यहाँ पर जो शिलाएं पाई जाती हैं उन्हें शालिग्राम शिला कहा जाता है। यही शालिग्राम शिला यहाँ से ले जाकर प्रयागराज में लाई गई थी। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। तो अयोध्या में क्या हो रहा है, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पर जो राम जी की मूर्ति बनाई जा रही है, वह गंडक नदी से निकाले हुए शालिग्राम शिला से बनाई जा रही है। अब हम आगे बात करते हैं कि कोसी नदी भी यहाँ पर क्या होती है, इसमें शामिल होती है। आगे देखते हैं हुगली नदी। यह आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा, हुगली नदी, जिस पर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा ब्रिज वह माना जाता है। इसको अंग्रेजी का शासन काल में बनाया गया था, बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हुगली नदी भी कहाँ पर मिल रही है, गंगा नदी से मिल रही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर महानंदा नदी भी या ऊपर से आकर मिलती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती हुई यहाँ पर जाती है और गंगा नदी में सम्मिलित हो जाती है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात करेंगे, जो कि फैक्ट आपको याद रखनी है। यह जो नदी सांपो नदी, जिसे कि चीन में सांपो नाम से जाना जाता है, जैसे ही भारत की सीमा में आती है तो इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। तो यहाँ पर यह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से होते हुए जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको यमुना बोल देते हैं।
और हम देख सकते हैं कि यमुना का जब गंगा से मिलन होता है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जब यह मिलती है तो बांग्लादेश में इसको पद्मा बोला जाता है। पद्मा नदी यहाँ पर क्या होती है, जो चांदपुर स्थान है, यहाँ पर जो बराक नदी है यह यहाँ से आकर मिलती है। अब हम देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की जो सीमा है उसके पार जा रहे हैं, और पश्चिम बंगाल के बाद क्या होता है, यहाँ पर समुद्र लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी लगी हुई है, यहाँ पर यह गिरती है तो पश्चिम बंगाल में यह सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, यहाँ पर एक ट्री पाया जाता है, एक वृक्ष पाया जाता है जिसे सुंदरी ट्री कहा जाता है, उसी के नाम पर इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। बहुत ही प्रमुख है वो यह जो भूमि है, व्हाइट टाइगर यानी सफेद शेरों की भूमि मानी जाती है, यहाँ पर सफेद शेर पाए जाते हैं, और पहला ऐसा वन है जो डेल्टा वाला वन है जहाँ पर शेर पाए जाते हैं, तो हम देख सकते हैं, और इसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी माना जाता है। अब हम देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर बात करी सुंदरबन डेल्टा की, तो ये बहुत ही प्रमुख स्थान हो जाता है, और यहाँ से जाकर बंगाल की खाड़ी में हमारी गंगा नदी गिर जाती है। और हम देख सकते हैं कि यह जो हमारा है, यह गंगा नदी का प्रवाह तंत्र हमारा पूरा होता है। तो हम देख सकते हैं इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मणि पांडे से, करते रहें अपना अध्ययन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। हिस्ट्री पॉलिटी आपकी कवर करा दी गई है, बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, उनको जाकर देखिए और अध्ययन कीजिए।